तेरापन प्रोफेशनल फोरम, तेरापन युवक परिषद, महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन, ये तीन ही संस्थाओं का सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे यहाँ आप सभी के बीच में डीम्ड कन्वेंस इस टॉपिक पे थोड़ा सा मुझे आपको गाइड करना है। सो सीए रमेश प्रभु सर और बाकी तीन ही संस्थाओं के सारे मान्यवर अतिथि जो मंच पर उपस्थित हैं, वो सारों को मैं धन्यवाद देती हूँ। कन्वेंस, ये शब्द हम लोग सुन रहे हैं, बराबर है, न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं। हम लोग जिस सोसाइटीज़ में, सारे ही हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं, तो कन्वेंस ये आजकल बहुत एक हॉट वर्ड या हॉट बस जैसा चल रहा है। तो कन्वेंस पे मुझे आपको बताना है कि क्या बेसिक क्या चीज़ है कन्वेंस, डीम्ड कन्वेंस क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँगी। बेसिकली कन्वेंस इस वर्ड का मीनिंग है कि जिस घर में या जिस प्रॉपर्टी में मैं रहती हूँ या जो मैंने परचेज किया है, वो जिससे परचेज मैंने किया है उसको मुझे वो ओनरशिप वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ये उसका मीनिंग है। कन्वेंस शब्द का मीनिंग है कि जो राइट टाइटल मेरा वो प्रॉपर्टी में है, जिससे मैंने परचेज किया, वो पहले वो बंदे का था, वो आदमी का था, वो ओनरशिप अभी मैंने फ्लैट परचेज करने के बाद में वो मेरे नाम पे होना है। ठीक है, ये कन्वेंस है। तो जिस सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी में हम लोग जब फ्लैट परचेज करते हैं तो मेरे पास एक एग्रीमेंट है वो फ्लैट का, बराबर है। तो अग्रीमेंट हम कब बोलते हैं कि मैं ये फ्लैट का मैं ओनर हूँ, कब कह सकते हैं हम लोग, जब आपके पास एग्रीमेंट हो, बराबर है। अभी एग्रीमेंट है तो मैं एक पर्टिकुलर, मेरा एक फ्लैट है उसकी मैं ओनर हूँ, बट सारे फ्लैट ओनर्स मिलकर हम लोगों ने एक सोसाइटी भी फॉर्म किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। तो जिस ज़मीन पे मेरा सोसाइटी बना हुआ है, वो जो लैंड है वो भी किसी के नाम पे होना है। हर इंडिविजुअल बंदे के नाम पे या फ्लैट ओनर के नाम पे वो जगह नहीं हो सकती है। अगर आप महाराष्ट्र सोसाइटीज़ एक्ट देखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट देखते हैं, तो उसके तहत हम लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी फॉर्म करते हैं। तो आप सेक्शन 5 अगर उसका देखोगे तो बेसिक पर्पस जिसके लिए हम लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, उसका पर्पस या उसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि सोसाइटी फॉर्म करके हमको बिल्डर या लैंड ओनर से वो जमीन सोसाइटी के नाम पे करके लेना है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 5 में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करते हैं। नाउ इन महाराष्ट्र एक्चुअली 2 पैरेलल एक्ट हैं। एक तो हमारा महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है और दूसरा एक मोफा एक्ट है, महाराष्ट्र फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन एक्ट, जो एक्चुअली फ्लैट परचेसर्स हैं, अल्टीमेट बायर्स हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, जैसे बिल्डर्स जो हैं काफ़ी माल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो जो ओनर, जो फ्लैट परचेसर्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी, पूरी हम लोग जो काम करते हैं, जो कमाया है, पूरी पूंजी जिस फ्लैट में हम लोग लगा देते हैं, तो उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए ये मोफा एक्ट लाया गया है। तो उसमें कुछ बिल्डर्स और डेवलपर्स पे भी कुछ उन्होंने जिम्मेदारियां डाली हुई हैं। तो वैसे ही मोफा में सेक्शन 11(3) है। सो 11(3) क्या बोलता है कि एक बार अगर बिल्डिंग में सपोज डेवलपर है, बिल्डर है, तो जैसे ही फ्लैट ओनर्स आते हैं, एक मिनिमम 60% रिक्वायर्ड मेंबर्स अगर उसमें रहने आ जाते हैं, तो विद इन 4 मंथ्स उसको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म करके देना है अंडर सेक्शन 10। ये उसका जिम्मेदारी है। और एक बार हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म हो जाती है तो उसको विद इन 4 मंथ्स, हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म होने के बाद में 4 महीने में ये बिल्डर डेवलपर का जिम्मेदारी है कि वो ज़मीन की जो ओनरशिप है वो सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफ़र करे। सो ये जो प्रोविजन है कन्वेंस का, ये मोफा एक्ट में है अंडर सेक्शन 11(3). अभी बिल्डर क्यों नहीं करके देता है, तो उनके बहुत सारे, जैसे एफएसआई है, एडिशनल एफएसआई है, उसको रखना है, तो इसीलिए नॉर्मली बिल्डर्स इसमें जाते नहीं हैं। वो खुद होके आगे आके आपको कन्वेंस करके नहीं देते हैं, बराबर है। अभी इतने सारे हम लोग सारे यहाँ जो उपस्थित हैं, हर कोई सोसाइटी में रहता है, आप सबको मालूम है, बहुत ऑलमोस्ट 10% लोगों का ही सोसाइटीज़ का कन्वेंस हुआ है मुंबई में, और 90% सोसाइटी जो ये कन्वेंस से आज भी वंचित है, बिकॉज उनको अवेयरनेस नहीं है। फिर उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारा हमको लग रहा है।
तो अगर आप देखोगे तो कन्वेंस जो है ये लीगली आपको मिलना चाहिए, ठीक है। नो, कन्वेंस आपको क्यों चाहिए, क्या होता है कन्वेंस मिलने के बाद में, क्या एडवांटेज है कन्वेंस के। जैसे सपोज मेरे पास मेरे फ्लैट का एग्रीमेंट है, तो अग्रीमेंट है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मेरे पास मेरे फ्लैट का एग्रीमेंट है तो मैं बोलती हूँ कि मैं ओनर हूँ ये फ्लैट की, तो ओनर होने के मुताबिक मुझे कुछ उससे मैं कुछ हक मेरे डिराइव हो जाते हैं। उसमें एक मैं खुद का मैं इंटीरियर अगर मुझे घर में करना है कोई मुझे रोक नहीं सकता है, मुझे अगर कल किसी को वो फ्लैट बेचना है कोई मुझे रोक सकता नहीं है, मुझे किसी को गिफ्ट करना है कोई रोक नहीं सकता है, कहीं मुझे उस पर लोन लेना है कोई मुझे रोक नहीं सकता है। तो उसी तरह अगर मेरी बिल्डिंग, फ्लैट तो हर किसी के नाम पे है, हर जो ओनर है इंडिपेंडेंट फ्लैट ओनर है उसका फ्लैट है, बट जिस बिल्डिंग पे ये मेरा स्ट्रक्चर खड़ा है वो स्ट्रक्चर अगर मेरी सोसाइटी, वो बिल्डिंग लैंड जो है वो अगर मेरी सोसाइटी के नाम पे नहीं है तो क्या कल हम लोग रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं। तो रीडेवलपमेंट में अगर किसी सोसाइटी को जाना है तो उसका अगर नाम, उसके नाम पे वो जमीन हो, कन्वेंस हुआ हो, पूरे जो रिकॉर्ड्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उसमें, जैसे हम लोग रजिस्टर करते हैं हमारा एग्रीमेंट, पहले हम लोग परचेज करते हैं, वो एग्जीक्यूट होता है, स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, रजिस्टर करते हैं, फिर हमारा प्रॉपर्टी कार्ड में नाम आता है, तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है कि ये फ्लैट मेरे नाम का है। जैसे आप बैंक में लोन भी लेने जाओगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, वेरीफाई करते हैं वो लोग ये रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है। तो सेम वे अगर लैंड जो है वो सोसाइटी के नाम पे अगर करना है तो सोसाइटी, ये सारी प्रोसेस कन्वेंस में भी हमको करनी पड़ती है। जब तक प्रॉपर्टी कार्ड में सोसाइटी के नाम पे वो लैंड नहीं होती है तब तक वो माना नहीं जाता है कि ये कन्वेंस सोसाइटी के नाम पे होगा। सो एडवांटेजेस यही है, जो इंडिविजुअल फ्लैट परचेसर करके मैं जो मुझे जो एडवांटेजेस है मेरे फ्लैट के, तो वैसे ही सोसाइटी को भी एडवांटेजेस है कन्वेंस में जाने के लिए कि वो फ्री एंड मार्केटेबल हो जाता है, सोसाइटी उसमें लोन रेज कर सकती है, मॉर्गेज कर सकती है, रीडेवलपमेंट में जा सकती है, एडिशनल एफएसआई या बैलेंस एफएसआई जो है वो सोसाइटी बाद में यूज कर सकती है, टीडीआर परचेज करके एडिशनल फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं मुझे कन्वेंस में जाने के लिए। नाउ ये हुआ कन्वेंस मीन्स रेगुलर, कन्वेंस एंड डीम्ड कन्वेंस, ये दो चीजें हैं। तो कन्वेंस मीन्स एक जिससे मैंने लिया है उसको अपना ओनरशिप राइट मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देना है। अगर ये नहीं होता है सो दिस इज वी कॉल इट एज रेगुलर कन्वेंस। तो जहां आपका बिल्डर है जो अंडर मोफा, उसको जो बोला गया है कि विद इन 4 months ऑफ फॉर्मेशन उसको करना है, अगर उसने करके दिया तो वो हो गया। या फिर जब सोसाइटी वालों ने सोचा है कि नहीं अभी हमको कन्वेंस में जाना है, आपने किसी एक्सपर्ट को उसके लिए सपोज अपॉइंट किया है, और अगर हम लोग बिल्डर को अप्रोच करते हैं, बिल्डर डेवलपर को अप्रोच करते हैं कि हमको ये सोसाइटी का हमको कन्वेंस आपको करके देना है, अगर आपका बिल्डर डेवलपर उसके लिए राजी है, वो सामने आके आपके लिए कन्वेंस डेट एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है, तो इसे हम लोग रेगुलर कन्वेंस कहते हैं। तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, प्रोसेसेस सेम, स्टेजेस सेम रहेंगे, बट उसमें दिक्कत नहीं आती है क्योंकि आपका बिल्डर डेवलपर आपको कोऑपरेट कर रहा है। डीम्ड कन्वेंस ये प्रावधान है कि अगर आपका कन्वेंस होना है 4 महीने में, सोसाइटी फॉर्म होने के बाद में 4 महीने में आपका लैंड बिल्डर को, डेवलपर को कन्वे करके देना है। अगर वो नहीं होता है विद इन 4 months, सो एक्ट सेज कि इट विल बी डीम्ड टू बी कन्वेड। सो डीम्ड टू बी कन्वेड मीन्स ये एक डीमिंग प्रोविजन लाया गया है, एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है। सो डीम वर्ड का अर्थ है कि वो माना जाएगा। तो जब आपका आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म हो गया, 4 months में अगर बिल्डर ने आपको कन्वेंस करके नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपका कन्वेंस हो चुका है। ये इसका सिंपल मीनिंग है। तो इसका मतलब कि आज हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर हम लोग 10-15 साल से किसी सोसाइटी में रहते हैं तो दैट मीन्स हमारे सोसाइटी को कन्वेंस मिला है। ऐसे मान सकते हैं? मान सकते हैं, क्योंकि वो प्रोविजन वैसे बोलता है कि वो माना जाएगा। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब हम लोग फ्लैट परचेज करते हैं तो सिर्फ मैं एग्रीमेंट लेके या ऐसे ही मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ क्या कि ये फ्लैट मेरे नाम का है? नहीं, उसके लिए हमें कुछ एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एक ड्राफ्ट करते हैं एग्रीमेंट, जो बिल्डर या जिससे मैंने परचेज किया, तो 2 पार्टीज होंगी उसके लिए, वो स्टैम्प किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, सेलर और बायर उस पर साइन करते हैं, फिर हम लोग उसका स्टैंपिंग करते हैं, फिर वो रजिस्टर होता है, फिर प्रॉपर्टी कार्ड इंडेक्स 2 में मेरा नाम आता है।
तो ये सब होने के बाद में अगर मैं मेरे फ्लैट का लीगल ओनर बन सकती हूँ, तो सेम वे कन्वेंस में भी यही स्टेजेस है और डीम्ड कन्वेंस में भी मुझे ये सारा करना पड़ता है। बट डीम्ड कन्वेंस में क्या है कि मेरा बिल्डर मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मेरा डेवलपर मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ये एक अलग सा प्रावधान किया गया है कि सोसाइटी खुद एप्लीकेशन कर सकती है। अभी जब सोसाइटी को खुद को ये प्रोसेस स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है और सामने से आपका बिल्डर डेवलपर आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो जो आप डीड एग्जीक्यूट करोगे कन्वेंस का, जिसे कन्वेंस डीड कहा जाएगा, तो वो कन्वेंस डीड पे सिग्नेचर या एग्जीक्यूशन कौन करेगा? बराबर है, सोसाइटी के बिहाफ पे आप आपके सेक्रेटरी को अपॉइंट करोगे जनरल बॉडी में, तो वो साइन करेगा कन्वेंस डीड पे। बट जो बिल्डर डेवलपर जिनके नाम से जिनको ट्रांसफर करना है सोसाइटी के नाम, तो उनके बिहाफ पे कौन करेगा वो डीड साइन? तो इसीलिए एक प्रावधान वो भी डाला गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करके एक डेब्यूट किया गया। हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू साइन और एग्जीक्यूट द कन्वेंस डीड? डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डीडीआर जो है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माना जाएगा और आपके बिल्डर और डेवलपर के बिहाफ पे वो आपके लिए कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रोसीजर है। तो सोसाइटी को पहले डिसाइड करना है कि हमें कन्वेंस में जाना है नहीं जाना है। एक बार आप डिसाइड करते हो, कमेटी में डिसाइड होता है, देन आप जनरल बॉडी में रख सकते हो, जनरल बॉडी किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकती है एंड देन दैट एक्सपर्ट कैन टेक इट फॉरवर्ड। आपको जो लीगल नोटिसेस वगैरह, हमको जो ओनर्स हैं, जो प्रीवियस ओनर्स हैं, उनको लीगल नोटिसेस वगैरह इशू करके, सो बेसिकली ये जो है ये प्रावधान है कि ये ऐसे हो सकता है। फिर इसमें इश्यूज क्या है कि स्टैम्प ड्यूटी कितना भरा जाएगा, कब होगा। तो एप्लीकेशन जो है कन्वेंस का, सबसे पहले कि आपको कन्वेंस के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन तो ऑनलाइन आपको सबमिट करना पड़ता है। हमारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन का जो साइट है, हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। उसमें कोर्ट फी स्टैम्प आपको लगाना है, वो अपलोड करना है, 2000 रुपये का कोर्ट फी स्टैम्प हम लोग करते हैं। बाकी जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो डिसाइड करेगा कि हाँ ये सोसाइटी का अस्तित्व है, इस सोसाइटी के लिए हम लोग कन्वेंस या डील कन्वेंस कर रहे हैं, तो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर आपके लैंड या आपके जो डेवलपर या ओनर हैं लैंड के, उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे लगेंगे आपको। 7/12 है, या फिर आपकी बिल्डिंग रिलेटेड है, 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड, हक्का से पत्र, वॉटेवर। देन आपके बिल्डिंग रिलेटेड जो है बिल्डिंग प्लान है, ओसी है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, सीसी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, आईओडी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं और ये फिर आपको ऑनलाइन आप इसका अपलोड करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। फिर आपको कन्वेंस, जब आप एप्लीकेशन डालते हो तो विद इन 6 मंथ्स आपका जो डीडीआर है वो आपको कन्वेंस ऑर्डर पास कर सकता है। बट कन्वेंस ऑर्डर पास करने से पहले आपके हियरिंग्स होंगे। जैसे हम लोगों ने सपोज बिल्डर या डेवलपर का नाम डाला, उसके पहले वाले जो ओनर्स हैं जिनके नाम प्रॉपर्टी कार्ड में नहीं है, तो उनको भी अगर हम लोगों ने पार्टी बनाया है तो वो सारे लोगों को भी सेपरेटली उनके ऑफिस में हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। हम लोग भी जाएंगे, सोसाइटी वाले भी जाएंगे और उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो वहां आके हियरिंग होगा। और ऐसे हियरिंग्स होने के बाद में फिर आपका डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि इसमें कितना एफएसआई, कितना लैंड है जो आपको कन्वे करके देना है। और विद इन 6 मंथ्स, एक्ट सेज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जिस दिन सोसाइटी ने एप्लीकेशन किया है तो 6 महीने के अंदर हमको कन्वेंस ऑर्डर नॉर्मली आना चाहिए। तो कन्वेंस ऑर्डर आने के बाद में उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है स्टैम्प ड्यूटी एंड एडजुडिकेशन। तो स्टैम्प ड्यूटी एंड एडजुडिकेशन में है कि जो देखा जाता है कि जितने भी मेरे फ्लैट ओनर्स हैं वो सारे फ्लैट ओनर्स ने स्टैम्प ड्यूटी उस पर भरा हुआ है या नहीं, स्टैम्प ड्यूटी भरा है नहीं भरा है। अगर सपोज मान लो 50 फ्लैट है और उसमें से 45 लोगों ने भरा है, 5 लोगों ने नहीं भरा हुआ है, तो इन दैट केस प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट जो है वो रेट निकालेगा। वो स्टैम्प ड्यूटी फिर सोसाइटी को भर के लेना है, इधर मेंबर्स को ही वो आप अप्रोच कर सकते हैं। तो वो स्टैम्प ड्यूटी एंड एडजुडिकेशन का एक प्रोसीजर है। स्टैम्प ड्यूटी एडजुडिकेशन का प्रोसेस होने के बाद में फिर हमको सिटी सर्वे ऑफिस या तलाठी ऑफिस में जाके प्रॉपर्टी कार्ड पे सोसाइटी का नाम उसमें एंटर करवाना है। सो दीज आर बेसिकली 3 स्टेजेस और स्टेप्स इन्वॉल्व
in conveyance or deemed conveyance, which is very I mean seems to be simple, but जब आप करने जाते हो तो उसमें काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, काफ़ी पेशेंस हमको चाहिए। ये जो प्रोसेस है 6 महीना, भले ही हम लोग बोलते हैं कि 6 महीने में ये हो जाना चाहिए, बट इट टेक्स एटलीस्ट 1 year और समथिंग। देन स्टैम्प ड्यूटी के जो अलग से उसके काफ़ी सारे सर्कुलर्स भी हैं, जिन्होंने 85 के पहले लिया हुआ है, रजिस्टर नहीं किया है, तो उनका क्या है, तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में वगैरह हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। बट दिस इज द थिंग, दिस इज बेसिकली व्हाट कन्वेंस और डीम्ड कन्वेंस मीन्स। सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ।